अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है ये लास्ट लेक्चर वाला सेशन होगा जिसके अंदर से जो है ये पहला टॉपिक बेसिकली लेक्चर स्लाइड नंबर जो है ना ये 14 और 15 बनी हुई हैं, लेकिन एक ही आर्गुमेंट जो है इन दोनों के अंदर जो है ना कंटिन्यू कर रहा है। पहले लेक्चर एक है और दूसरे में उसको थोड़ा और आगे कंटिन्यू किया गया। और लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने थायरिस्टर्स के साथ जो है पूरा सिस्टम देख लिया था। अब यहाँ पे वही थायरिस्टर्स को इस्तेमाल करके हम कंट्रोल्ड कन्वर्टर्स जो हैं या सेमी कंट्रोल्ड आप कह सकते हैं वो कन्वर्टर्स हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आता है सिंगल फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस ड्राइवर एप्लीकेशन एंड पैसिव कंपोनेंट्स बाय बैरी डब्ल्यू विलियम्स के चैप्टर 12 के अंदर जो है ना ये मटेरियल अवेलेबल है। बाकी बुक्स में मुझे इतना अच्छा जो है वो क्लियरली मतलब कि फ़िगर्स इतनी क्लियरली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं थी, यहाँ पे थी तो मैंने इसको चूज़ किया। अच्छा जी, तो सिंगल फेज़ हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है, जो सबसे हमारे पास एक तरह का ना बेसिक किस्म का जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक ये जो हमारे पास जो कन्वर्टर इस केस के अंदर आता है सेमी कंट्रोल्ड के अंदर, तो ये बिल्कुल हमारे पास वैसे ही है जैसे डायोड के केस में अनकंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर हमारे पास होता था। लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पे थायरिस्टर लगा हुआ है जो कि इस डायोड जैसे सिंबल के साथ इस जो गेट है उसका उस टर्मिनल से हमें पता चलता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जी हमने इधर एक इस साइड के ऊपर एक साइनोसॉइड अप्लाई की है, ठीक है, जिसको आप ये समझ लें इनपुट वाली ये वी। हमने एक इनपुट साइनोसॉइड ये डैश्ड डॉट डैश्ड लाइंस के साथ जो है ना ये टोटल आ रही है हमारे पास एक अदद इनपुट साइनोसॉइड। और हमारे पास क्या है कि आउटपुट साइड के ऊपर हमारे पास अब एक सिंपल रजिस्टर की बजाय रजिस्टर के साथ साथ एक इंडक्टर भी लगा हुआ है। और हमारे पास साइनोसॉइड यहाँ पर से ये आता रहेगा, लेकिन ये वाली चीज़ आपके पास ऑफ होगी, ठीक है। क्योंकि जब तक यहाँ पे आप गेट के ऊपर एक अदद पल्स नहीं देंगे, लेट से यहाँ पर गेट के ऊपर एक अदद पल्स दी है, तो जब तक पल्स नहीं आएगी जो कि सफिशेंट ड्यूरेशन के लिए नहीं है ताकि आपके पास जो है ये थायरिस्टर जो है कम्प्लीटली ऑन हो जाए, तो जब तक ये इस तरह की पल्स नहीं आनी ये आपके पास ऑफ रहेगा। तो हमारे पास इस टाइम इनिशियल टाइम जो है हमारे पास ज़ीरो, ठीक है। तो इस ज़ीरो टाइम के बाद हम इंतज़ार करते हैं और ये अल्फ़ा जो है एक ड्यूरेशन के बाद हमारे पास ये पल्स आती है। तो जैसे ही पल्स आएगी हमारे पास क्या होगा कि जी कुछ ना कुछ करंट यहाँ से फ़्लो करना स्टार्ट करेगा। तो लेकिन हम यहाँ पे जो है ना अभी इसको एक आइडियल थायरिस्टर कंसिडर करते हैं कि जी जब पल्स आई है तो ये आपके पास फुल्ली ऑन हो गया, ठीक है। हमें बाकी सारी रियलिटीज़ पता है तो वो हम ना इसकी लिमिटेशन के हिसाब से देख सकते हैं कि जी कहीं ये पल्स बहुत लेट तो नहीं आ रही, कितनी देर के लिए आ रही है, वो हमने थायरिस्टर की लिमिटेशंस पढ़ी हुई हैं। तो अगर हम इंश्योर करें कि लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर 50 हर्ट्ज़ पे फॉर एग्जांपल ये सारा सर्किट ऑपरेट कर रहा है, पीछे साइनोसॉइड 50 हर्ट्ज़ के ऊपर है, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि जी ये आइडियल ही मोर लेस ऑपरेट कर रहा है। तो आप जब यहाँ पर एक ये पल्स आपने अप्लाई की तो आपके पास जो है ना थायरिस्टर ऑन हो गया। तो स्टार्ट में आपके पास आउटपुट आ रही थी ज़ीरो, ठीक है, ये रेड में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही आपने यहाँ पे पल्स दी है तो ये ज़ीरो के बाद ये जो टोटल आउटपुट वोल्टेज है वो ट्रैक करने लग जाएगी आपके पास इनपुट साइनोसॉइड को, ठीक है। आइडियली ड्रॉप भी बहुत कम हम कंसिडर कर रहे हैं। ऑन हो गया और ऑन होने के बाद आपके पास जो है ना ये इस तरीके से इसने मूव करते रहना है। अच्छा जी, तो ये सब तो ठीक है। अब हमारे पास ना इस पूरे सर्किट को इस हिसाब से सॉल्व करके आउटपुट को ड्रॉ करने के ना दो तीन मेथड्स हैं। एक तो है कि मैथमेटिकली हम पूरा इसको सॉल्व करें और इंटीग्रेशन और वो सारा कुछ करके हम अपने जो है करंट को निकालें कि जी करंट हमारे पास क्या आ रहा है। ये रिलेटिवली एक ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किस्म का मैकेनिज़्म है। तो उसकी बजाय मैं यहाँ पे क्या प्रेफर करूँगा कि हम क्वालिटेटिवली इसको सॉल्व करें
और जिस तरीके से मतलब कि मैथ्स के अंदर डायरेक्टली जाए बगैर हम देखेंगे किस तरह का हमारे पास जो है ना यहाँ पे रिस्पॉन्स इसका आना चाहिए। तो हमें पता है कि जी ये जो टोटल हमारे पास यहाँ पे सिस्टम आ रहा है, तो उसके अंदर ये वी आउटपुट ऑफ टी जब ये एक दफ़ा ऑन हो जाता है इज़ इक्वल टू इसके अक्रॉस वोल्टेज जो कि आई आर है, ठीक है, ये करंट के साथ प्रोपोर्शनल है, प्लस एल डी आई ओवर डी टी के बराबर है। और ये टोटल वोल्टेज जो इधर से हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर ये जो वी वोल्ट है ये हमारे पास जो है उसकी लेट से आर एम एस वैल्यू है, तो अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करके ये पीक वैल्यू आ गई। तो बेसिकली जो ये इनपुट साइनोसॉइड है ये डायरेक्टली आपके पास इस लोड के अक्रॉस अप्लाई हो रहा है एक दफ़ा जब थैरिस्टर ऑन हो जाएगा। पर अब इशू क्या है कि ये इसके ऑन होने से पहले हमारे पास करंट कितना इधर से फ्लो कर रहा था, ठीक है, आई ऑफ एल्फ़ा माइनस को अगर हम देखें तो वो हमारे पास था 0, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में जब ऑफ था तो करंट अगर हम ड्रॉ करें तो वो 0 चल रहा था। तो इसका मतलब है जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो उस केस में भी हमारे पास करंट इधर जो है वो 0 आ रहा होगा। तो अगर करंट हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो ये रेजिस्टिव एलिमेंट है इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास होगा 0, ठीक है। बेसिकली क्योंकि करंट और रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जिस तरह की हमारे पास वेव फॉर्म एक तरह की करंट की बन रही होगी उसी वेव फॉर्म को रजिस्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वोल्टेज भी आ जाएगी। तो करंट और रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो एक तरह की प्रोपोर्शनली हमारे पास चल रहे होंगे, ठीक है, फाइन। तो स्टार्ट में 0 है, 0 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं, इसके क्रॉस यहाँ पे प्लस माइनस ये चीज़ हो गई 0 वोल्ट। तो अब KVL सजेस्ट ये करता है कि अगर ये इधर से शॉर्टेड है तो जितने भी इनपुट साइनोसॉइड है वो सारी की सारी हमारे पास अप्लाई होगी इंडक्टर के क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे 0 वोल्ट का ड्रॉप है थ्रू आउट द लूप जो है आपके पास इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में डिफरेंस वो V ऑफ t के बराबर है। तो अगर इसके क्रॉस 0 ड्रॉप हो रहा है तो V ऑफ t जो इनपुट साइनोसॉइड है वो टोटल इसके क्रॉस आएगी, जो कि यहाँ पे 0 प्लेस कर दें तो हमें पता चल जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अगर ये इनपुट साइनोसॉइड आ रहा था और ये वाला हमारे पास जो है जो लाइन है जो करंट के बराबर है ये हमारे पास प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के जो रजिस्टर के अक्रॉस है, तो जो रिमेनिंग डिफरेंस जितना भी है ये, ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ये सारा इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर KVL ने सेटिस्फाई होना है, हर पॉइंट के ऊपर टोटल वोल्टेज V ऑफ t के बराबर होगी जो कि आपके पास है सम ऑफ इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज और रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज के, ठीक है। तो लेट्स से अगर हम इसको प्लॉट कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, हम ये पूरा मैथमेटिकली इस पे नहीं कर रहे, हम ग्राफिकली इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट में हमारे पास जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो सारी की सारी वोल्टेज हमारे पास अप्लाई हो गई इंडक्टर के क्रॉस। अब मतलब वी एल ऑफ टी हमारे पास जो है ना वो एक मैक्सिमम वैल्यू के बराबर आ गई। अब लेकिन हमें पता है कि वी एल ऑफ टी इज़ इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और ये हमारे पास आ रही है टर्म पॉजिटिव। तो अब आप लोगों ने इतने कन्वर्टर्स तो अब देख लिए हुए हैं कि आपको पता है कि अगर इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव होगी तो इसी वी इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज को इंडक्टेंस की वैल्यू से डिवाइड करें तो वो आपके पास स्लोप है इंडक्टर के क्रॉस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि करंट आपके पास इंडक्टर के क्रॉस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, एक पॉजिटिव करंट इंक्रीज होगा। करंट हमारे पास फिर पॉइंट बाय पॉइंट अगर हम देखें तो जैसे जैसे हमारे पास करंट इंक्रीज होना शुरू होता है, ठीक है, तो KVL अगर हम इस पॉइंट के ऊपर लगाएं अब तो हमें पता चलेगा कि जी अब
जितने करंट फ्लो कर रहा है रजिस्टर में से, उसकी वजह से रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके जितनी वोल्टेज रजिस्टर के अक्रॉस आ रही है, तो जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वो हमारे पास V ऑफ टी माइनस आई आर के बराबर है। ठीक है, तो जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा तो ये जो वोल्टेज है आपके पास इंडक्टर के क्रॉस, ये रिड्यूस होती जाएगी और रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज बढ़ेगी। पर फर्दर मसला हमारा क्या है कि जी साइनोसॉइड है तो इसके क्रॉस ये जो इनपुट है ये भी चेंज होती जा रही है। तो हमारे पास ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, जब तक वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस पॉजिटिव है करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है ये। ठीक है, तो हम पीक तक पहुँचे, पीक के ऊपर भी पॉजिटिव आ रहा है, ये करंट बढ़ रहा है। पर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जी अभी ये करंट तो सडनली आपको पता है ना चेंज नहीं होता, और जब तक वोल्टेज पॉजिटिव आ रही है तो ये करंट तो बढ़ता रहेगा। पर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो मेन जो हार्मोनिक है साइनोसॉइड का, वो पीक तक पहुंचने के बाद जो है ना, आपको पता है कि जी पाई के ऊपर जाके वैल्यू ज़ीरो उसकी हो जानी होती है, तो वो नीचे आने लग जाता है। लेकिन अभी भी इसकी वैल्यू रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है उससे कम है। ठीक है, मतलब कि V ऑफ टी माइनस आई आर अभी भी आपके पास पॉजिटिव है, लेकिन इसकी वैल्यू कम होती रहती है। तो जितनी कम इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू होगी उसको L से डिवाइड करें, तो उतना ही कम रेट के ऊपर आपके पास करंट इंक्रीज़ हो रहा है, टिल ये एक ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। उस ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर V ऑफ टी और आई आर बराबर हैं और ये रिज़ल्ट आपके पास आ गया ज़ीरो। तो अगर वी एल ऑफ टी, ये जो पूरी की पूरी यहाँ पे जो टर्म थी, ये पॉजिटिव की बजाय अब आपके पास हो जाती है ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि करंट जो है वो अब ना इंक्रीज़ होगा ना रिड्यूस होगा, खाली उस एक पॉइंट, उस इंस्टेंट के ऊपर। ठीक है, ये ब्रेक इवन जो पॉइंट था। उसके बाद क्या होगा, अब करंट लेकिन इंक्रीज़ नहीं हो रहा, लेकिन करंट सडनली ज़ीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है इंडक्टर के क्रॉस सडन चेंज वेरिएशन ऑफ जो है ना करंट, वो नहीं आपके पास आ सकती। इसने स्मूथली इंक्रीज़ करना है और रिड्यूस करना होता है। तो आगे हमारे पास अब करंट क्योंकि उतना ही था, रजिस्टर से मल्टीप्लाई करके वोल्टेज भी उतनी थी, तो लेकिन जो इनपुट साइनोसॉइड है उसकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस होते होते इस तरीके से हो जाता है कि ये आंसर नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, ये उतनी वैल्यू के ऊपर था, ये यहाँ पे पहुँचा था अभी, लेकिन जो अगला साइनोसॉइड है वो नीचे नेगेटिव हो गया। इस केस में इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज नेगेटिव आ गई, और वो नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि आपके पास जो है डी आई ओवर डी टी नेगेटिव हो गया, तो अब आपके पास इंडक्टर के क्रॉस जो करंट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो हार्मोनिक है ये इधर करते करते ज़ीरो पे पहुंच जाता है, इनपुट साइनोसॉइड का मतलब ये वाली जो टर्म है ये ज़ीरो पे पहुंच जाती है। लेकिन इसके ज़ीरो पे पहुंचने के बावजूद ये थायरिस्टर ऑफ नहीं होता। वजह वजह ये है कि ये इंडक्टर लगा हुआ है और ये इंडक्टर फोर्स कर रहा है कि करंट इसके थ्रू फ्लो करे, तो ये इंश्योर करेगा कि करंट फ्लो करता रहे, बेशक वोल्टेज थायरिस्टर के क्रॉस आपके पास नेगेटिव आ जाती है। ठीक है, तो ये बड़ी एक अजीब चीज़ है, हमने अभी थायरिस्टर का पूरा पढ़ा था, हमें तो नहीं ये चीज़ कहीं पे नज़र आई कि जी नेगेटिव वोल्टेज के केस में भी हमारे पास जो है ना मतलब ये ऑपरेट कर सकता है। लेकिन याद रखें कि ये इनपुट वोल्टेज नेगेटिव हो रही है। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज हमारे पास यहाँ जो है ना ये नेगेटिव के ऊपर आ रही है, तो बाकी जो है केसेस एज सच हमारे पास जो है ना थायरिस्टर के अक्रॉस रहने को जितने मिनिमम थे तकरीबन 0 वोल्ट के करीब, वो उतने ही 0 वोल्ट या होल्डिंग वोल्टेज के करीब जो है ना उतनी वोल्टेज इसके अक्रॉस फिक्स रहेगी, लेकिन ये आपके पास इधर से ऑन ही रहेगा। अच्छा जी, ऑन क्यों रहेगा, क्योंकि इंडक्टर है, इंडक्टर ने करंट पास करवाना है, ये जो मर्ज़ी हो जाए, जिसके क्रॉस जो मर्ज़ी वोल्टेज आ जाए, लेकिन इसने नहीं ऑफ होना जब तक इसके क्रॉस करंट ज़ीरो नहीं होता। तो अब ये वोल्टेज जो है इसके बाद और इनपुट साइनोसॉइड की नेगेटिव वाला हिस्सा आ गया, लेकिन आपके पास जो है ये वोल्टेज जो रजिस्टर के अक्रॉस है ये भी रिड्यूस कर रही है, लेकिन आपके पास अभी भी थायरिस्टर ऑन है।
और ये ऑन रहेगा जब तक कि आपके पास वो वाला टाइम नहीं आएगा कि ये करंट जो इधर से फ़्लो हो रहा था और नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव इंडक्टर वोल्टेज है जिसकी वजह से करंट रिड्यूस कर रहा था, तो रिड्यूस करते करते जब तक ये ज़ीरो पे नहीं पहुंच जाता। जिस पॉइंट पे ये ज़ीरो पे पहुंचेगा वो पॉइंट हमारा है बीटा, और उस पॉइंट के ऊपर जो है क्योंकि करंट जो फ्लो कर रहा था वो आपके पास होल्डिंग करंट से कम हो गया, तो और जो है मतलब एक तरीके से थैरिस्टर जो है ऑफ हो गया। पूरा प्रोसेस आपको पता है टर्न ऑफ किस तरीके से हो रहा होता है। तो जब ये इस तरीके से ऑफ होकर ये ज़ीरो के ऊपर पहुंचेगा तो उस वक़्त जो है आपके पास अब क्योंकि ओवरऑल इस थैरिस्टर के अक्रॉस अब नेगेटिव वोल्टेज आ रही है, इसके अक्रॉस स्टोर्ड एनर्जी ज़ीरो होगी, यहाँ पे ज़ीरो वोल्ट आ रहा है। ये वाला जो रजिस्टर था ये भी क्योंकि करंट ज़ीरो हो गया इसके क्रॉस भी ज़ीरो वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ये थैरिस्टर आपके पास दोबारा ऑफ हो जाएगा इस टाइम बीटा के ऊपर। इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर लूँ तो आपको जो है जो करंट पूरे के पूरे इस लोड के अंदर से या सर्किट में से नज़र आएगा वो करंट आपको ये नज़र आएगा। ठीक है, अल्फ़ा से कंडक्शन स्टार्ट हुई और बीटा पॉइंट के ऊपर जाके जो है ना कंडक्शन आपके पास ख़त्म हो गई। इसके अलावा अगर हम आउटपुट साइड के ऊपर वोल्टेज को देखें कि वोल्टेज क्या होगी, तो वोल्टेज आपको ये नज़र आएगी। कंडक्शन जब से स्टार्ट हुई है ये इनपुट को ट्रैक कर रहा है, ये लोड के क्रॉस बता रहे हैं थैरिस्टर के क्रॉस नहीं, ये ट्रैक कर रहा है, ट्रैक कर रहा है, नेगेटिव वोल्टेज आ गई, ट्रैक कर रहा है जब तक ये करंट ज़ीरो नहीं हुआ। जैसे ही करंट ज़ीरो हुआ ये दोबारा ज़ीरो पॉइंट के ऊपर आ गया और आगे आपके पास ज़ीरो वोल्टेज चल रही है। तो ये हमारे पास जो है ना इसका जेनेरिक इस तरह की हमारे पास ये रिलेशन आ रहा है। ठीक है, कि पहले जो है हमारे पास इंडक्टर वोल्टेज इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव थी और बाद में हमारे पास इंडक्टर वोल्टेज जो है वो हमारे पास नेगेटिव आ गई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है हम लोग इंडक्टर के क्रॉस जो है ना एनर्जी स्टोर करवा रहे थे, और जितनी एनर्जी इसने इस पॉइंट तक ब्रेक इवन पॉइंट तक इंडक्टर के क्रॉस स्टोर करवाई थी उतनी एनर्जी जो है ये रिमेनिंग टाइम के अंदर आप जो है रिलीज़ करवाएंगे, तो दोबारा करंट जो है वो ज़ीरो पे पहुंचेगा। ठीक है, तो ये एरिया वाइज अगर हम देखें कि जी ये वोल्टेज का जो है पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया वो आपके पास यहाँ पे बराबर होंगे। ये एरिया जो शेडेड है इस साइड पे और इस साइड पे दोनों बराबर है। तो ये हमारे पास जो है ना फिर इसी तरीके से चलता हुआ आगे साइकिल जो है ये हमारे पास रिपीट करेगा। इसको स्टार्ट करने के लिए अल्फ़ा के ऊपर हमें पल्स देनी पड़ेगी, पर ऑफ सर्किट ने अपनी मर्ज़ी से ही जाके होना है। अच्छा जी, तो ये पूरा का पूरा ना मैकेनिज़्म है, इसको पॉइंट बाय पॉइंट हम देख के ये हमने ना हर पॉइंट के ऊपर आप समझ लें केवीएल लगाते रहे हैं और उससे हमने ये सब कुछ डिटरमिन किया, और साथ हमें क्योंकि पता है इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज करंट का जो रिलेशन है उसके साथ हमने ये केवीएल और वोल्टेज करंट रिलेशन अक्रॉस इंडक्टर और प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर्स, उन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमने ये पूरी की पूरी वेवफॉर्म इस तरीके से स्केच कर ली। ठीक है, यहाँ पे ये वोल्टेज है पर ये करंट के भी प्रोपोर्शनल है, इसी तरीके से करंट भी हमारे पास आ रहा होगा। तो अगर इसी केस के अंदर हमारे पास लेट से रेजिस्टर नहीं लगा हुआ और सिर्फ एक अदद इंडक्टर मौजूद है, तो अब क्या होगा? तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि जी वोल्टेज पहले हमारे पास ज़ीरो थी जब तक कि अल्फ़ा पॉइंट के ऊपर हमने पल्स नहीं प्रोवाइड कर दी। तो अल्फ़ा पॉइंट पे जैसे पल्स प्रोवाइड करेंगे वोल्टेज हमारे पास जो है वो मैक्सिमम जो है आ जाएगी, लेकिन ये सारी की सारी जो वोल्टेज है ये हमारे पास आएगी इंडक्टर के क्रॉस, और इंडक्टर करंट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, क्योंकि कोई रजिस्टर नहीं है तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये ब्रेक इवन पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंडक्टर, क्योंकि वी आउटपुट वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एल ऑफ टी।
तो जब तक इनपुट साइनोसॉइड पॉजिटिव है तब तक करंट इंक्रीज करेगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट ये आपके पास आ गया। और जब आपके पास जो है इनपुट साइनोसॉइड जो है वो नेगेटिव साइड के ऊपर जाएगा तो ये करंट जो है रिड्यूस होने लग जाएगा और कुछ देर के बाद जाके ज़ीरो पे आ जाएगा। तो ये पूरा जो इसका बिहेवियर है ये पाई के अबाउट सिमेट्रिक होगा अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा है, प्योरली इंडक्टिव लोड के केस में। और दूसरी क्या चीज़ है कि क्योंकि दोनों साइड्स के ऊपर जो एरिया है, जितनी एनर्जी स्टोर करवाई थी उतनी ही एनर्जी रिलीज़ करवानी है। तो अगर आपने अल्फ़ा पॉइंट से ये स्टार्ट किया था, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है अल्फ़ा पॉइंट था और ये वाला पाई का पॉइंट है, तो जितना ये वाले डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस हमारे पास ये 2 पाई से होगा। ठीक है, ये वाला जो फासला आपस में है ये भी अल्फ़ा के बराबर ही होगा। तो इस केस में जो है ये अगर बीटा पे पहले ख़त्म हो रहा था ये हमें नहीं पता था एग्जैक्ट किधर आएगा, लेकिन इस केस में हमें पता है कि इधर से अल्फ़ा के बाद स्टार्ट हुआ था तो 2 पाई से अल्फ़ा पहले 2 पाई माइनस अल्फ़ा पे जाके इसने टर्मिनेट होना है। तो हम मतलब के बग़ैर मैथमेटिक्स में की डेप्थ में गए हुए या ये पूरा सॉल्व करने के बग़ैर ही हम लोग जो है एक तरह से पूरा इसका जो है बिहेवियर को एस्टिमेट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास सेमी कंट्रोल्ड जो ये कंट्रोल कन्वर्टर्स हैं ये किस तरीके से ऑपरेट करेंगे विद आ थायरिस्टर। अगर इधर थायरिस्टर की बजाय एक डायोड लगा होता और इसी तरह का हमारे पास लोड होता तो फ़र्क क्या पड़ना था, इसने इधर से ऑन होके इधर किसी पॉइंट के ऊपर ख़त्म हो जाना था। और अगर डायोड के केस में हमारे पास जो है ये इंडक्टिव लोड होता तो इसने करंट ने जो है वो ऐसे करके मूव करना था और ये पूरा का पूरा हिस्सा ही यूटिलाइज होना था। मतलब कि डायोड और थायरिस्टर के ऑपरेशन के अंदर जो मेन हमारे पास फ़र्क पड़ता है वो सिर्फ ये है कि डायोड के केस में अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 फॉर डायोड। ठीक है, क्योंकि डायोड जैसे ही पॉजिटिव वोल्टेज आएगी उसने जो है 0.7 के करीब तो उसने आइडियली जो है ऑन हो जाना होता है। और थायरिस्टर के केस में आप कंट्रोल कर सकते हैं कि किस वक्त जाके इसको ऑन किया जाए। ठीक है, और उससे हमारे पास क्या होता है कि जी आउटपुट वोल्टेज कितनी आएगी, किस तरीके से आएगी, वो सारे के सारे पैरामीटर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारा जो है ना आप मतलब के स्लाइड में लिखा इतना कुछ नहीं हुआ, ये वेवफॉर्म खाली बनी हुई है, लेकिन ये वेवफॉर्म कैसी बनी है उसी चीज़ के ऊपर हमारे पास 22 मिनट लग गए। तो आई होप ये क्लियर होगा। कोई क्वेश्चन है तो वो बेशक अभी चैट में लिख दें, वहीं से मैं हल कर दूं, वरना एंड ऑफ द लेक्चर के ऊपर भी हम कर लेंगे। अच्छा जी, तो इसी तरीके से अगर हमारे पास ये लेट से सेंटर टेप्ड एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसके थ्रू अब हमारे पास एक थायरिस्टर इधर लगा है, एक दूसरा थायरिस्टर इधर लगा हुआ है, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जी पहला जब यहाँ पे पॉजिटिव और इस तरह से आना है, पॉजिटिव साइकिल के केस में हम ऊपर वाले को अल्फ़ा टाइम के बाद ऑन कर देते हैं। ठीक है, और जब नेगेटिव पल्स आती है तो वो इसके केस में पॉजिटिव की आ रही होगी तो हम इसको ऑन कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि पहले कुछ टाइम तक जो पावर फ्लो कर रही है, जो करंट फ्लो कर रहा है वो इधर से कर रहा होगा और बाद में करंट इधर से फ्लो करना शुरू कर देगा हमारे पास। याद रहे यहाँ पे भी इंडक्टिव लोड है तो करंट इसके अक्रॉस जो है ना वो हमें देखना पड़ेगा कब फ्लो करता है और कब नहीं। तो ये था ये हमारे पास है सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। तो ये इस तरह से भी अचीव हो सकता है और सिंपल ब्रिज के थ्रू भी हो सकता है कि जब यहाँ पे खाली 2 थायरिस्टर लगे थे, इधर आपको 4 थायरिस्टर लगाने पड़ रहे हैं। तो लेट से पॉजिटिव जब हमारे पास साइकिल आता है तो हम अपनी मर्ज़ी से इसको और इनको साइमल्टेनियसली इकट्ठे एक ही टाइम पे इन दो को ऑन कर देते हैं। और जब ये सेकंड पोर्शन आता है तो वहाँ पे हम जब इनको ऑन करेंगे तो करंट ऐसे करके फ़्लो कर रहा है। और जब हमारे पास जो है इसका नेगेटिव साइकिल वाला टाइम आता है तो ठीक है, मतलब कि ये नेगेटिव हो जाती है, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, तो उस केस में हम इसको ऑन कर देंगे और इसको ऑन कर देंगे तो करंट हमारे पास आउटपुट में से उसी डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा होगा।
ठीक है, तो ये डायोड की तरह है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे हम वेव फॉर्म को देखें कि जी वेव फॉर्म हमारे पास किस तरीके से आती है। तो अब ना यहाँ पे हमारे पास सर्टन चीज़ें हैं जिनको ना हमें काफ़ी तवज्जो से मतलब के देखना होगा। अब ये हमारे पास जो एक लोड लगा हुआ है, इस लोड का हमारे पास एक अदद इम्पिडेंस एंगल है। फाई इम्पिडेंस एंगल क्या होता है अगर आपको याद हो, हमने क्योंकि पहले किया था एक दफ़ा, ओमेगा एल ओवर आर। ठीक है, ये लोड की प्रॉपर्टी है कि कितना इंडक्टिव है ये या कितना रेजिस्टिव है, वो आपको ये एंगल बता देता है। एंगल ये ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है कि प्योर रेजिस्टिव है, और ये एंगल अगर जो है 90 डिग्रीज होगा तो इसका मतलब है प्योरली इंडक्टिव लोड है, कोई रेजिस्टर नहीं लगा हुआ। तो अब इस सर्किट में, ये जो पिछला सर्किट था, इसमें हमने देखा था कि हम जिस टाइम पे ऑफ़ करना चाहते हैं तो आम तौर पे उसके बाद जाके ऑफ़ होता है इंडक्टिव लोड के केस में, क्योंकि हम स्टार्ट में कोई ना कोई एनर्जी स्टोर करवाते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ होने पे ही हम जो है ना थैरिस्टर ऑफ होता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह का ही एक मामला होता है, लेकिन हमारे पास क्योंकि अब पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स दोनों पे ही सर्किट को ऑन किया जा सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास अभी ये पहला वाला पोर्शन, ये दोनों ऑन थे और अभी तक ये ऑफ हुए नहीं थे क्योंकि ये इंडक्टर के क्रॉस स्टोर्ड एनर्जी थी, लेकिन आप क्या करते हैं, इनकी बजाय इनको ऑन कर देते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइकिल के अंदर। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पास जो है उस केस के अंदर इंडक्टर के क्रॉस करंट कभी भी ज़ीरो ना हो। तो जो CCM DCM मोड वगैरह हमने देखे थे, वो मोड हमारे पास यहाँ पर भी सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर्स के केस में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको निकालने के लिए कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका नहीं है, एक बहुत ही सिंपल जो है वो मेथड है जिसके थ्रू ये चीज़ एवेल्यूएट की जा सकती है। वो ये है कि अगर जिस एंगल के ऊपर आपने जो है थायरिस्टर्स को फायर करना है, ठीक है, ये पहले ये वाली जो पल्स है ये आपके पास है 1 और 4 को ऑन करने की, ठीक है, और उसके बाद ये इसी तरीके से चल रहा है। यहाँ पे दोबारा आपने 1 और 4 को नहीं सॉरी इधर नहीं ऑन किया, एक 180 डिग्री वहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ पे जाके कहीं ऑन किया, और जो आपने ये 2 और 3 को जो आपने ऑन करना है वो आप यहाँ पे ऑन कर रहे हैं, और ये जो फासला यहाँ से इधर तक है इसको डिग्रीज के अंदर अल्फ़ा हम कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये जो अल्फ़ा डिस्टेंस है, ऑफ कोर्स अगर इधर ज़ीरो के बाद अल्फ़ा पे आपने किया तो जो सेकंड पल्स है वो बिल्कुल सिमेट्रिक तरीके से आप पाई प्लस अल्फ़ा पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ना ये सिमेट्रिक रखना होगा। अगर ये अल्फ़ा है, ये पाई प्लस अल्फ़ा के ऊपर, तो जैसी वेव फॉर्म इधर बनी है उसी तरह की इधर रिपीट करती रहेगी, सिंक्रोनाइज्ड इनको रखना है। तो अगर आपके पास ये जो अल्फ़ा है, फायरिंग एंगल है थायरिस्टर्स का जिसके ऊपर 1 और 4 को आपने कर रहे हैं, अगर ये फायरिंग एंगल आपके पास जो लोड है उसके इम्पिडेंस एंगल से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब नेचुरल जो एक इसका लोड का बनता है उस एंगल से ज़्यादा है, तो होगा क्या कि आपके पास जो करंट है वो जब आप स्टार्ट करेंगे अल्फ़ा के ऊपर स्टार्ट होगा, और जो बीटा आपके पास है वो दूसरे जो नेगेटिव साइकिल के फायरिंग एंगल से पहले पहले जो है वो दोबारा ज़ीरो पे पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपके पास स्टार्ट के अंदर जो है कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी लोड के इंडक्टर के अंदर, आप ऑन करेंगे थोड़ी एनर्जी स्टोर होगी पर इतनी कम एनर्जी स्टोर होगी कि दोबारा आपके पास अगला जो साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल के ऑन होने से पहले पहले जो है वो दोबारा ज़ीरो पे पहुंच जाएगा। फिर नेगेटिव साइकिल के ऊपर जब आएगी ये पल्स, ठीक है, मतलब पहला तो यूं जा रहा था तो नेगेटिव वाले के लिए हम ऑपोजिट पोलैरिटी कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो उसको इस पॉइंट के ऊपर जाके पल्स मिली तो उसने दोबारा ऑन हो गया, ये दो ऑन हो गए उसका केस के अंदर। और जो ये पाई प्लस अल्फ़ा है ये इस बीटा के मुकाबले में
बहुत ज़्यादा है तो बीच में आपके पास स्टोर्ड एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। तो ये आपको जैसे कि पता था कि DCM मोड के अंदर जो है इंडक्टर के क्रॉस स्टोर्ड एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो गई। तो अगर लेकिन हमारे पास जो ये इम्पिडेंस एंगल और जो फायरिंग एंगल है ये बराबर हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही पिछले साइकिल के केस में जब हमारे पास करंट कोई ना कोई फ्लो कर रहा था इसमें से, वो जैसे ही पिछले साइकिल का ये ख़त्म होके ज़ीरो पे पहुंचा, तो उसी वक्त आपके पास जो है ना ये मसलन ये ऑन थे, अभी पॉजिटिव साइकिल आ गया था, ठीक है, लेकिन ये अभी भी ऑन थे क्योंकि करंट ज़ीरो नहीं हुआ था। तो जैसे ही करंट इसमें से ज़ीरो होने लगता है, उसी वक्त आप क्या करते हैं कि इन दो को ऑफ करके ये आपके पास ऑन हो जाते हैं। तो ये अगर आपने इंश्योर करना है कि जी एनर्जी स्टोर्ड ज़ीरो होते ही अगला जो है जो थायरिस्टर्स का पेयर है वो ऑन हो जाए, तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू इम्पिडेंस एंगल फाई के बराबर रखनी होगी। मतलब ये सिंक्रोनाइज्ड आपको जो है ना इस तरीके से स्विचिंग को करना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा कि जी ये करंट आया, ज़ीरो हुआ, दोबारा यहाँ से बढ़ा, इंडक्टर के क्रॉस ये वोल्टेज है यहाँ पे ज़ीरो के बराबर आ गई, ठीक है, तो ये करंट की स्लोप बराबर होगी, इधर से करता हुआ फिर नेगेटिव आ गई, ज़ीरो हुआ, फिर फ़ौरन यहाँ से अगला साइकिल स्टार्ट हो गया, ठीक है, दोबारा आपके पास T2 और T3 ऑन हो गए, इन दो को आपने ऑफ कर दिया। तो इस केस में आप बाउंड्री के ऊपर हैं बिल्कुल, जो मतलब एक जो पॉइंट है जिस पे कंडक्शन हो रही है वो बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर है जब पिछले केस में एनर्जी ज़ीरो हो रही थी, ठीक है। तो ये बाउंड्री सिनेरियो हमारे पास आ गया। इसको हम जो है इम्पिडेंस एंगल और फायरिंग एंगल को बराबर रख के हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, अगर हम जो है अपना फायरिंग एंगल की वैल्यू को बहुत कम रखते हैं एज़ कम्पेयर टू इम्पिडेंस एंगल, ठीक है, याद रहे कि इम्पिडेंस एंगल जो है ना वो आपके पास एक तरह का नेचुरल पॉइंट है कि जहाँ पे जाके स्टोर्ड एनर्जी ने ज़ीरो होना था। तो अगर अल्फ़ा की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि एनर्जी अभी तक ज़ीरो हुई नहीं होगी और आप दोबारा जो है अगला साइकिल कर देंगे। मतलब करंट फ्लो कर रहा है इधर से, ये अभी नेगेटिव साइकिल वाले ऑन थे आपके पास, तो आपने क्या किया कि जी इनको पल्स दे दी, तो अब उससे क्या होगा कि ये दोनों आपस में सारे compete करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा है। तो जैसे ही इनको ऑन करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज लेट्स से ये प्लस माइनस ज़ीरो, ये एग्जांपल के तौर पे कह लेते हैं जनाब 100 वोल्ट है लेट्स से, तो इधर आपके पास 100 वोल्ट आ जाएगी, इधर आपके पास जो है वो 0 वोल्ट इस साइड के ऊपर आ रहा होगा। तो जैसे यहाँ पे 100 आएगा तो ये रिवर्स्ड बायस्ड काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगी, इसकी तरफ प्रायोरिटी होगी, तो ये स्विच ऑन कर जाएंगे और ये वाले आपके पास ऑफ हो जाएंगे। तो अभी इनमें से करंट फ्लो कर रहा होगा अगले साइकिल के केस में, लेकिन इससे पहले कि ये वाले कम्प्लीटली ऑफ हों आप दोबारा जो है इनको स्विच ऑन कर देंगे, ठीक है। तो वो लगता तो ऐसे कि जी सारे जैसे शॉर्ट हो रहे होंगे, लेकिन इनके आपस में कम्पीट करके जो है ये थोड़ी सी डिस्टोर्शन एक तरह की आएगी आपके पास, लेकिन है कि ये स्विचिंग इनकी बड़े अच्छे तरीके से होती रहेगी और एक पेयर से अगले पेयर की तरफ जो है वो वही जो करंट फ्लो कर रहा था वो इधर से फ्लो करने की बजाय अगले पेयर में से फ्लो करने लग जाएगा, ठीक है। आपके पास एक सडन सी स्विचिंग अकर करेगी क्योंकि इंडक्टर जो है आपके पास जो लगा हुआ है उसके अंदर से करंट कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, तो ये इस तरह की स्विचिंग जो है परमिटेड है। तो इस केस में क्या हुआ है कि अभी ये ज़ीरो हुआ ही नहीं था, तो आपके पास अगला साइकिल स्टार्ट हो गया। ये आपके पास वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस थी, करंट बढ़ रहा है, बराबर होगी ब्रेक इवन पॉइंट, उसके बाद नेगेटिव हो गई। याद रहे ये इनपुट हार्मोनिक की वैल्यू ज़ीरो नहीं हुई, बल्कि इनपुट हार्मोनिक की वैल्यू जो आपके पास वी आर है रेजिस्टिव लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है उसके बराबर हो गई है, और करंट क्योंकि इस रेजिस्टिव वोल्टेज के प्रोपोर्शनल था तो इसलिए इस तरह का बिहेवियर हमारे पास आ रहा है। तो अल्फ़ा पे था, फिर अल्फ़ा प्लस पाई के ऊपर जो है, और इसी तरह से करके हमारे पास ये सारा मामला चलता रहेगा, ठीक है। तो सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स के केस में आपके पास 3 मोड एग्जिस्ट करते हैं,
और उन तीनों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। फायरिंग एंगल को कितना क्या वैल्यू पे रखते हैं एज़ कम्पेयर टू द इम्पिडेंस एंगल, उस चीज़ से ये सब कुछ आपके पास कंट्रोल हो सकता है। अच्छा जी, तो यही जो हमने अभी चीज़ें देखी हैं, इसी को आगे हम इंक्रीज़ करते हुए कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाके यहाँ पे हमारे पास क्या था कि जी 360 डिग्रीज़ के अंदर 2 दफ़ा जो है हमारे पास ये मतलब कि सिग्नल रिपीट कर रही हैं, जो आउटपुट है वो रिपीट कर रही है। ठीक है, तो किसी भी एक पेयर को अगर हम देख लें तो वो हमारे पास जो है ना आधे एक साइकिल के अंदर जो है ना 1/2 तक के लिए वो एक्टिव रह सकता है मैक्सिमम, और रिमेनिंग 1/2 के लिए दूसरे को आना होगा। तो जो करंट की या वोल्टेज की एक तरह से हम पीक समझ लें, आउटपुट वोल्टेज की पीक देखें तो वो हमारे पास इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज आ रही है। एक पीक आ गई और ये दूसरी पीक हमारे पास आ गई। ठीक है, यहाँ तक तो 2 हमारे पास जो है ना पीक्स आ रही होंगी, एक ये आ गई एक ये आ गई। तो क्योंकि हमारे पास ये फुल वेव था तो इधर 2 हमारे पास एक तरह की ना पल्सेस आउटपुट के ऊपर आ रही हैं। 180 डिग्री तक एक पल्स जो है या एक जो बिहेवियर इसका है वो मेंटेन रहेगा। 3 फेज़ कंट्रोल रेक्टिफायर्स के ऊपर अगर हम आते हैं, ये बैरी डब्ल्यू विलियम्स से ही है। तो 3 फेज़ हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर अगर हम देखते हैं तो ये उसी तरह का लोड लगा हुआ है, इंडक्टिव लोड है। और आप ये ट्रांसफार्मर के अंदर ये ना फेजेस को शो किया गया है। तो ये VAN वोल्टेज इधर आ रही है, VBN इधर आ रही है, VCN इधर आ रही है। हर एक के क्रॉस हमने जो है एक थारिस्टर लगा दिया हुआ है। तो अब क्योंकि हमारे पास 3 डिफरेंट फेजेस हैं तो हमने अल्फ़ा के थ्रू जो कंट्रोल करना था, तो हम किसी भी एक फेज़ को जो है वो अप टू 120 डिग्री तक जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 पीक्स आएंगी 360 डिग्री के अंदर जब हम 3 फेज़ हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर को यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जी सबसे पहले लेट से आपके पास पिछला फेज़ चल रहा था T3 का, तो अभी तक जो है आपके पास जो करंट है या जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपके पास अभी 0 तक भी नहीं पहुंची थी। ठीक है, मतलब कि करंट आपके पास एक तरीके से फ़्लो कर रहा था। तो उस केस में क्या हुआ कि इससे पहले कि करंट आपके पास 0 तक पहुंचता, आपने जो है T1 थायरिस्टर को पल्स दे दी, तो वहीं से जो है ये वाला जो है आपके पास ऑन हो गया। उसके बाद अभी ये भी 0 तक नहीं पहुंचा था, आपने जो है T2 को पल्स दे के एक्टिव कर दिया। ठीक है, और उसके बाद अभी ये नहीं 0 हुआ था तो आपने T3 को पल्स दे के इसको एक्टिव कर दिया। तो इस तरीके से जो ये 3 जो ये पल्सेस आपके पास जो है ना, आप हर थायरिस्टर को जो है वो 3 दफ़ा हर थायरिस्टर को एक दफ़ा प्रोवाइड करेंगे और एक साइकिल में 3 पल्सेस आपको देनी पड़ेंगी इन टोटल। एक जो है वो T1 को, T2 को और T3 को, और टोटल 3 आपके पास ये पीक्स आ रही हैं, ये पल्सेस हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या चीज़ है कि आपको पता होगा कि इन केस ऑफ अ डायोड हमारे पास जब ये ऑन होना होता है तो डायोड के केस में इस पॉइंट के ऊपर, ये नहीं है जो पॉइंट जहाँ पे एक फेज़ से अगला फेज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, उस पॉइंट के ऊपर हमने स्टार्ट करना होता साइकिल, और यहाँ पर से होना था इन केस यहाँ पे डायोड लगा होता। ठीक है, मतलब कि इक्वल इस तरीके से आना था, लेकिन हमारे पास अब कैसे आ रहा है, हमारे पास ये चीज़ आ रही है ऐसे करके। ठीक है, तो डायोड के केस में जहाँ पे ऑन होना था उस पॉइंट को हम कहेंगे अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। और जो अल्फ़ा है वो ऐसे नहीं करना कि आप 0 से कंसिडर करें, आपने इस पॉइंट से इसको अल्फ़ा कहना है। ठीक है, मतलब डायोड के केस में जहाँ पे चीज़ों ने ऑन होना हो तो उसके हिसाब से आप आगे कहेंगे कि जी अल्फ़ा है अगला पॉइंट। तो अगर इस केस में आपके पास जो, अच्छा यहाँ पे और क्या शो किया गया कि हाईली इंडक्टिव लोड अगर हो ना
ठीक है, मतलब आप पूरी तरह सीसीएम के अंदर हैं और इंडक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी कम है कि आपके पास करंट एक तरह का कंटिन्यूस ही फ्लो कर रहा है। ठीक है, आप एक बहुत लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कंसिडर कर लें जहाँ पे बेसिकली इंडक्टिव ही सारा कंपोनेंट है और रेजिस्टिव लोड आपको बहुत ही माइन्यूट सा नज़र आ रहा है। तो उस केस में ऐसे होगा कि जैसे करंट कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, उसमें चेंज ही नहीं कोई आ रही वैल्यू। ठीक है, तो मतलब कि हल्की सी रिपल टाइप छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशन है, तकरीबन डीसी करंट ही आप इसको कंसिडर कर लें। तो उस केस में क्या होगा कि जब पहला थायरिस्टर ऑन करते हैं तो यही करंट जो है वो एक्चुअली पहले थायरिस्टर में से फ़्लो कर रहा है एक पल्स, फिर आपने T2 को ऑन किया तो जो ये आउटपुट करंट फ्लो कर रहा था वो सेकंड पल्स में से, सेकंड थायरिस्टर में से, और फिर आपने जब T3 को किया तो वो आपके पास थर्ड थायरिस्टर में से ये मूव कर रहा है। अच्छा, अगर हमारे पास ये जो अल्फ़ा है इस ज़ीरो पॉइंट से लेके ये हमारे पास ज़ीरो था और आगे कहाँ तक जाता है, अगर इस अल्फ़ा फायरिंग एंगल की वैल्यू आप 0 से π/6 के बीच में रखते हैं तो आपके पास जो आउटपुट वैल्यू वोल्टेज है, ये जो इस पूरे की अगर आप सॉल्व करके मैथमेटिकली एवरेज निकालते हैं एक साइकिल के अंदर, वो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आती है। ठीक है, मतलब कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है ना वो आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज है ना किसी भी पॉइंट के ऊपर वो नेगेटिव नहीं होती, हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहता है अगर आप इसको इस पॉइंट से आगे π/6 से कम रखते हैं। अगर आप क्या करते हैं वी अल्फ़ा की वैल्यू को कर देते हैं आप π/2, π/2 हमारे पास किधर होता है तकरीबन यहाँ पे जाके, कलर मुझे कोई और ले लेना चाहिए क्योंकि ये सारे कलर यूज्ड हैं, ग्रीन नहीं है, यहाँ पे ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ना ज़ीरो के मुकाबले में ये π/2 आ रहा होता है। तो अगर हमारे पास ये इस तरीके से मैकेनिज़्म चलता है, बल्कि अल्फ़ा ये तो वैसे π/2 होता था, अल्फ़ा के केस में π/2 तकरीबन हमारे पास इधर करके आएगा कहीं। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू π/2 कर देंगे तो जो वोल्टेज हमारे पास पॉजिटिव आ रही थी और जो वोल्टेज हमारे पास नेगेटिव आ रही थी, मेरे ख्याल में अगले के केस में यहाँ पे शो किया गया था, नहीं ये दूसरा केस है। तो यहाँ पे जो है ना पॉजिटिव, ये स्केच इतना सही नहीं है, हमारे पास एक्चुअली क्या होगा कि जनाब ये इस तरीके से π/2 के केस में कर रहा होगा कि जो ये पॉजिटिव वोल्टेज है और जो ये नेगेटिव वोल्टेज है ये दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू π/2 रखते हैं। तो अगर हमने आउटपुट डीसी वैल्यू को देखना है और हमारे पास पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया दोनों बराबर हो जाते हैं तो वी आउटपुट की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। मतलब कि अल्फ़ा की वैल्यू को आप अगर 0 से π/6 के बीच में रख रहे हैं तो वी आउटपुट किसी भी पॉइंट पे नेगेटिव नहीं होती। अगर इसकी वैल्यू जो है जो यहाँ पे शो किया गया था, अल्फ़ा की वैल्यू आप करते हैं π/6 से लेके π/2 के बीच में आप अगर रखते हैं तो वी आउटपुट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, लेकिन ओवरऑल डीसी कंपोनेंट फिर भी आपके पास पॉजिटिव रहेगा जैसे कि यहाँ पे था। पर अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू π/2 प्लेस कर देते हैं इस पॉइंट से आगे π/2, तो उस केस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया आपके पास बराबर हो जाएगा, तो जो डीसी वैल्यू आपने आउटपुट पे देखनी है वो आपके पास 0 हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ना आपके पास ये ऑप्शन होती है, अगर आप क्या करते हैं अल्फ़ा की वैल्यू को π/2 से भी बढ़ा देते हैं जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास ये जो पॉजिटिव एरिया है ये कम है और नेगेटिव एरिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो इस केस में क्या हो रहा है आपके पास कि आउटपुट जो डीसी वैल्यू है वो आपके पास नेगेटिव हो गई। ठीक है, मतलब कि दूसरे अल्फाज में कि आप जो है ना
पावर इज़ बीइंग सप्लाइड फ्रॉम लोड टू द 3-फेज AC सोर्स। अगर अल्फ़ा की वैल्यू π/2 से आप बढ़ा देते हैं तो आप वोल्टेज आउटपुट की साइड के ऊपर नहीं आ रही, करंट जो है वो आपके पास आ रहा है लेकिन वोल्टेज नेगेटिव है, जिसका मतलब है कि आप पावर सप्लाई नहीं कर रहे, आप पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये कैसे हम कह सकते हैं कि जी अगर यहाँ पर से हमारे पास इमेजिन करें ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, ठीक है, और करंट हमारे पास जो लोड वाली साइड है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अवे जा रहा है और तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो है ये पावर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ये पावर सप्लाई कर रहा है। और पावर सप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये अगर इसमें ऑफ कोर्स कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए जो सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ मतलब सस्टेन कर सके कि करंट कंटिन्यूसली इसी डायरेक्शन में आ रहा हो। मतलब लोड जो है इसमें कोई ना कोई एक्टिव एलिमेंट, कोई बैटरी, कोई सप्लाई, कोई ना कोई चीज़ लगी होगी। तो उस केस में ये जो लोड है ये आपको जो है इनपुट साइड के ऊपर पावर दे रहा है। दूसरे अल्फाज में अब आप AC टू DC कन्वर्जन नहीं कर रहे बल्कि आप DC टू AC कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। पावर DC दे रहा है और AC साइड के ऊपर आपके पास पावर जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। नेगेटिव वोल्टेज का यही मतलब है ना कि इस साइड के ऊपर पावर आपके पास एब्जॉर्ब हो रही है। दूसरे अल्फाज में जो है ये इन्वर्जन आपके पास हो रही है। अब ये रेक्टिफिकेशन वाला या AC टू DC वाला प्रोसेस काम नहीं कर रहा। इसको यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक दो और आर्गुमेंट फिर मैं ये वाला पोर्शन लेक्चर का जो है ना फिनिश करूँगा। 3-फेज के केस में हम आगे जो है ना ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है ना वो भी हमारे पास कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन भी हो सकती है। उस केस में क्या किया है कि यहाँ पे हमने जो है ये डेल्टा टू स्टार या वाई एक ट्रांसफार्मर लगा दिया और उसमें क्या किया, उसके आगे थैरिस्टर्स हमने जो है ये कनेक्ट कर दिए, जिस तरह हमने ये काम किया था डायोड्स के केस में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जनाब पहले T1 को ऑन कर देते हैं और मतलब फिर ये T2 ऑन है, उसके बाद फिर T1 ही ऑन है, ये इसको ऑफ़ करके आप T6 को ऑन कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि ये वाला ऑन है लेकिन इधर से ये दूसरे ऑन हो जाएंगे। तो ये इस तरह करके ना हर जो इसके अंदर थायरिस्टर लगा है वो टोटल कोई 60 डिग्रीज़ के लिए नहीं 60 डिग्रीज़ के लिए नहीं था, हर थायरिस्टर आपके पास जो है वो 120 डिग्रीज़ के लिए ऑन होगा, ठीक है। और जो दूसरा लेकिन है कि ये इस तरीके से आपस में जो है फेस शिफ्टेड होंगे कि जब ये वाला ऑन है तो उसी के बीच के अंदर जो है ना स्विचिंग आपके पास जो है T6 और T2 के बीच में हो रही है। फिर जब ये T3 वाला ऑन है इसके बीच में स्विचिंग T4 और T2 के बीच में हो रही है। तो ओवरऑल फेस शिफ्ट की वजह से फेस शिफ्ट ऑफ 60 डिग्रीज़ जो इन तीन और इन तीन के ऑपरेशन के अंदर होगा, उसकी वजह से आपके पास टोटल 6 पीक्स आएंगी, ठीक है। इसको ज़रा हम वेवफॉर्म की शेप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि जो आउटपुट आ रही है वो आपके पास ये वाली आ रही है। लेट्स से अल्फ़ा की वैल्यू 0 है तो 360 डिग्रीज़ के अंदर आपके पास जो है ना ये 360 यहाँ तक आता है। आपके पास 6 पीक्स ने आना था, लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया कि जनाब पहले अल्फ़ा की वैल्यू 0 रखी हुई थी, उस हिसाब से ना वो थरिस्टर्स के ऑन ऑफ किया जा रहा था। पर इधर क्या किया गया कि जनाब 180 डिग्री के बाद अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्रीज़ कर दी गई। तो जब 30 डिग्रीज़ के ऊपर होगा तो आपके पास आउटपुट वेव फॉर्म इस तरीके से आ रही होगी। मतलब स्टार्ट में जो DC वैल्यू वो ज़्यादा थी, जब आपने अल्फ़ा की वैल्यू 30 कर दी तो आपके पास DC वैल्यू रिड्यूस हो गई। एक इसको समझने के स्टेप आया, ऐसे था तो स्टेप एक नीचे आ गया। अल्फ़ा की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाएंगे उतना ये वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। फिर आपने क्या किया कि जनाब अल्फ़ा की वैल्यू को 60 डिग्रीज़ कर दिया, तो आपके पास जो वेव फॉर्म है वो
इस तरीके से आने लग गई, यहाँ से और रिड्यूस हो गई। उसके बाद आपने इसको 90 डिग्रीज़ कर दिया, यहाँ पे ये इस तरीके से है, लेकिन इन प्रिंसिपल अगर सही तरह से चल रहा होगा तो 90 डिग्रीज़ पे ये पॉसिबल है इस तरीके से कर रहा हो। अगर एनर्जी अगली तरफ से दी जा रही है 90 डिग्रीज़ के ऊपर, आपके पास जो है ये वैल्यू ज़ीरो पे ड्रॉप कर देगी, और 90 डिग्री से वैल्यू अगर आप ये बढ़ाएंगे तो आपके पास जो है ये आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है ना पैरामीटर है, जिसको आप अल्फ़ा के साथ जो है आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने पावर जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर सप्लाई करनी है। तो इसी जो कंट्रोल कन्वर्टर की डुअलिटी है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि लेट से ये आपके पास एक कोई पोर्शन है जहाँ पे आपने आमतौर पे जो है ना पावर को एब्जॉर्ब करना है, डीसी लोड है, आरएलई लोड लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, और यहाँ से आप जो है ना पावर जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे, एक थायरिस्टर आपके पास लगा हुआ है, और इस थायरिस्टर के थ्रू आपने जो है ना अगर अल्फ़ा जो इसका फायरिंग एंगल है उसको 0 से π/2 के बीच में आपने रखा हुआ है, तो आपके पास जो करंट इधर से फ़्लो कर रहा है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, और जो वोल्टेज लोड के अक्रॉस आ रही है Vs की वजह से जो आपके पास V आउटपुट जो आ रही है, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है या इसके अक्रॉस जो आ रही होगी, वो आपके पास भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, जिसका मतलब है कि आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, पावर ये सप्लाई कर रहा है और यहाँ पे आपके पास पावर एब्जॉर्ब हो रही है। पर अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू को π/2 से पाई के बीच में ले जाएंगे तो बेशक ये इसी डायरेक्शन में लगा है, करंट की डायरेक्शन बेसिकली यही मेंटेन रहेगी, क्योंकि आपने थायरिस्टर लगाया वो इसी डायरेक्शन में करंट अलाउ करेगा, लेकिन आपके पास जो है ना जो वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगी वो वोल्टेज हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे नेगेटिव, और इस साइड के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज हो जाएगी। ठीक है, और लेकिन ये इंडक्टिव लोड की वजह से ये फिर भी जो है आपके पास ये कंडक्ट इस तरह से करता रहेगा, और उस फायरिंग एंगल के ऊपर बेसिकली आप इसको ऑन ही उस वक्त कर रहे हैं जब साइकिल के अंदर जो है ना ये नेगेटिव आ रहा होगा, ज़्यादातर जो है वो पावर उसी केस में। तो अब आपके पास जो टोटल है ना वो आप यूँ समझें कि यहाँ से जो करंट है डीसी वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल अगर एवरेज आप देखें तो पावर जो है वो आपके पास ये सप्लाई जो है इसको प्रोवाइड कर रही है, और सस्टेन ये तभी करेगा कि अगर आपके पास ये जो पावर का इधर लगा हुआ है ये इस डायरेक्शन में होगा, ताकि ये वाकई कंटिन्यूसली करंट सप्लाई भी कर सके। अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में है तो ये कुछ देर के बाद एनर्जी सिस्टम में इतनी नहीं रहेगी तो ये सही तरह ऑपरेट नहीं कर सकेगा। सस्टेन तभी करेगा अगर यहाँ पे कोई एक सोर्स है जो कि पावर सप्लाई कर सकता है। तो उस केस में आपने क्या किया कि एक ही सर्किट आपके पास लगा हुआ था, और उस सर्किट के अंदर आपने जो है अल्फ़ा की वैल्यू, एक फिक्स्ड सारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं, और थायरिस्टर के आपने फायरिंग एंगल को चेंज करते करते आपने एक रेक्टिफिकेशन वाले सर्किट को जो है इन्वर्जन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अब यहाँ पर से आप डीसी प्रोवाइड कर रहे थे और यहाँ पे आपके पास साइनोसॉइड वोल्टेज जो है वो एक तरह की जनरेट हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली आपने इसमें डीसी टू एसी कन्वर्जन एक तरह से कर ली। तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको मैं आंसर अभी कर देता हूँ, तो इसके बाद एक इतना लेंथी नहीं है लेकिन एक थोड़ा सा पोर्शन होगा दूसरे लेक्चर का, तो उसको भी मतलब आपको जो है वो बताया जाएगा उसका। अभी जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग पूछ लें।